दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। जैसा कि अपन ने प्रीवियस क्लास में एमसीक्यू डिस्कस किया रिगार्डिंग पीरियडिक सब्जेक्ट, आपका अच्छा रिस्पांस आया, आपने बहुत प्यार दिया है और बहुत ही सराहे हैं इस क्लास को। ठीक है, उसी की कड़ी में अपन आज पीरियडिक एमसीक्यू दूसरी क्लास लेके आए हैं। एक आपके लिए विशेष सूचना, एक बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूँ। ये तो मैं पढ़ा रहा हूँ नर्सिंग का एमसीक्यू इम्पोर्टेंट कि इसमें नर्सिंग के ये सवाल आने के चांसेस हैं। अब अगर आपको सिलेक्शन अपना श्योर करना है, पक्का करना है, तो आपको नॉन नर्सिंग सिलेबस भी आना चाहिए। जो अपना नॉन नर्सिंग सिलेबस है एनएचएम सीएचओ में और एनएचएम नर्स में, वो भी अपन का क्लियर होना चाहिए, जिसमें अपना जीके हो गया, अपना रीजनिंग हो गया, अपना इंग्लिश हो गया, अपना कंप्यूटर हो गया, अपना ये सारे अपने नॉन नर्सिंग सिलेबस है, जो कि इस बार है ना कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपन को डाल दिया, तो अपन का एक बर्डन हो गया है। अगर आपको सिलेक्शन कराना है अपना, तो ये नॉन नर्सिंग सिलेबस भी आपको तैयार करना होगा। उसके लिए मेरे साथियों द्वारा एक आपके द्वारा विशेष यूट्यूब चैनल चलाया जा रहा है, जिसका नाम है द्रोणाचार्य दीक्षा। आप जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिलेंगे, हिंदी के रिगार्डिंग, कंप्यूटर के रिगार्डिंग, जीके, इतिहास सारे इंपॉर्टेंट मिलेंगे। देखिएगा और अपने जितने भी फ्रेंड हैं अपने कॉलेज के ग्रुप में उसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर सीट पानी है तो अपन नर्सिंग के सिलेबस से ही सीट नहीं पाएंगे, अपन को नॉन नर्सिंग का सिलेबस भी क्लियर करना होगा। धन्यवाद दोस्तों। आप सरल नर्सिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और द्रोणाचार्य दीक्षा को सब्सक्राइब और सभी जगह शेयर कीजिए। चलते हैं अपन आज के एमसीक्यू में। पहला अपना जो एमसीक्यू है आज का, वेट एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल फुल टर्म बेबी विद द बर्थ वेट ऑफ 3 kg एट 1 year एक्सेप्ट। मैं 2 क्लासों से आपको समझा रहा हूँ कि जो बेबी का जो वेट है वो कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ये आपको आना जरूरी है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन समझना है। आपको आता सब कुछ है, क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन समझने के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन समझना आपको। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो बेबी है 1 साल का है। देखो, अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो सारा काम वही पूरा हो गया। आप क्वेश्चन के जो ऑप्शन है आराम से क्लिक कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है, 1 year का बेबी है। क्या है, 1 year का बेबी है, जिसका जन्म के समय कितना वजन था, 3 kg। बस आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, 8 बर्थ जो वेट है वो कितना है, 3 kg है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उसकी लेंथ देखनी है क्या है और उसका वेट क्या है। ठीक है, कब, ये बोला 1 साल पर। ठीक है, ठीक है, जैसा कि हम सब जानते हैं, हम सब क्या जानते हैं, जो नॉर्मल बर्थ वेट है वो कितना होता है। नॉर्मल बर्थ वेट में यहां लिख रहा हूं, नॉर्मल बर्थ वेट 2.5 to 3.5 kg। ये तो हो गया नॉर्मल बर्थ वेट। अब आपको ये नॉलेज होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है, कि जितना वेट जन्म के समय होता है 6 महीने, उसका क्या होता, दुगना हो जाएगा। 6 महीने क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब अगर जन्म के समय बेबी का जो वेट है वो कितना है, 3 kg है, तो 6 मंथ पर कितना हो जाएगा, 6 kg। ठीक है, और 1 साल पर कितना हो जाएगा, 1 साल पर कितना हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। जन्म के वेट का कितना, ट्रिपल हो जाएगा। तो जन्म पे कितना है, 3 kg, और इसका ट्रिपल कितना हो गया, 9 kg। कोई डाउट है? डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल है ना, ज़्यादा याद नहीं करना, इतने कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, सीधे सीधे आएंगे, डबल ट्रिपल को लेके आएंगे। ठीक है, तो अपन ने ये तो डिसाइड कर लिया है कि 1 साल बाद उस 3 kg, जिसका बच्चे का जन्म का वेट था 3 kg, उसका 1 साल बाद कितना वेट होगा, 9 kg। सही है। और अगर जन्म पर वेट अगर कितना होगा, 4 kg होगा, जन्म पर वेट अगर 4 kg होगा, तो 1 साल पर कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 12 kg। अगर 2 kg होगा
तो 3 गुना कितना हो जाएगा 6 kg, ठीक है। और बाकी 3 kg का है ही, अपन ने ये निकाल दिया, ठीक है। डबल का पूछ ले तो आपको डबल करना है, मतलब 6 मंथ का पूछ ले तो आपको डबल करना है, 1 साल का पूछ ले तो आपको क्या करना है, ट्रिपल करना है, ठीक है। चलते हैं आगे, अपन को मिल गए हैं बर्थ वाला, ठीक है। अब इसने क्या दे रखा है कि 7 kg और 7 सेंटीमीटर, 9 kg और 75 सेंटीमीटर, ये जो क्या है लेंथ है, और ये क्या है वेट है ऑप्शन में, ठीक है। अब अपन को पता चल गया है कि भाई 3 kg वाले बेबी का वेट जो है 1 साल बाद 3 गुना हो जाएगा, कितना होगा 9 kg। तो 9 kg अपन यहाँ पकड़ लिया। अब इसमें भी 9 नहीं है, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो बचा कौन सा, यही है। अब आपको लेंथ अगर पता करनी है, ऑप्शन तो यही होगा। फिर भी एक बार आप लेंथ को क्रॉस मैच कर लीजिए कि ये 75 सेंटीमीटर लेंथ है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जन्म पर कितना होता है लेंथ 50 सेंटीमीटर, 8 बर्थ। इसमें वो कंडीशन नहीं दे रखी है कि जन्म पे लेंथ कितनी, अपन ने नॉर्मल जो एवरेज है वो अपन ने माना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 1 साल पर वो 3 माह पर कितना होगा, 3 माह पर हो जाएगा वो 60 सेंटीमीटर, 3 माह पर 60 सेंटीमीटर। और फिर 6 माह पर हो जाएगा ये कितना, 9 माह पर हो जाएगा 70 सेंटीमीटर, और 1 साल पर हो जाएगा 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपना जो ऑप्शन है ये 9 kg वाला, ठीक है। अगर किसी ऑप्शन में 9 kg और होता तो अपन क्या करते हैं, सेंटीमीटर वाले लेंथ निकालते हैं नॉर्मल, ठीक है। अपन किसी और में नहीं है तो अपन इसको ही अपन राइट मान लेंगे, ठीक है। तो अपना इसमें जो राइट आंसर हो गया 9 kg और 75 सेंटीमीटर, ठीक है। वेट और लेंथ क्या होगा नॉर्मल बेबी का, 9 kg और 75 सेंटीमीटर। चलते हैं आगे। एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट इज डिफाइंड एज, ठीक है। तो नॉर्मल बेबी का जो वेट है वो कितना होता है, बार बार मैं दोहरा रहा हूं, नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर kg, ठीक है। अब अगर इससे कम होगा तो क्या होगा बेबी, LBW होगा, है ना। इससे कम, लेस देन 2.5 kg LBW, लेस देन 1.5 kg वो हो गया वेरी लो बर्थ वेट बेबी, लेस देन 1 kg वो क्या हो गया, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी, ठीक है। बस आ जाइए अपने क्वेश्चन में, ये तो आपको याद होना चाहिए, बस ये कॉन्सेप्ट याद है। चलते हैं अपन क्वेश्चन में। ये बोल रहे हैं कि एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी डिफाइन एज, किसे करोगे आप डिफाइन, ये रहा अपना एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, क्या होगा 1 kg, और 1 kg क्या करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो कितना हो जाएगा 1000 ग्राम, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। कई बार क्या होता है, मात्रक को भी लेकर एग्जाम में कंफ्यूज किया जाता है विद्यार्थियों को। तो क्या करना है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है kg, इसको तो काट ही देना है, 1500 kg को बचा होता है क्या, है ना। तो ये तो ऑप्शन ऐसे कर दिया, ठीक है। अब 3 और ग्राम के हैं, ठीक है। अपन जैसा कि जानते हैं नॉर्मल बर्थ वेट क्या होता है 2500 ग्राम से 3500 ग्राम, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब कंपटीशन है 1000 में और 1200 में, तो ठीक है। तो एक्सट्रीमली लो बर्थ कितना होगा 1000 ग्राम, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑप्टिमाइज हेड सरकमफ्रेंस विल बी 75 सेंटीमीटर 8। जो हेड सरकमफ्रेंस है, जो हेड सरकमफ्रेंस है वो 75 सेंटीमीटर कब होगा, नॉर्मल हेड सरकमफ्रेंस कितना होता है 33 to 35 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो हो गया क्लियर। अब ये क्या पूछ रहे हैं कि 45 सेंटीमीटर, ये तो हो गया एट द बर्थ,
ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं 45 सेंटीमीटर कौन सी उम्र में होगा, कितने समय में होगा, कितने साल में होगा। ठीक है, वो आपको देखना है। तो वो आपको देखने के लिए क्या करना होगा, नॉर्मल रेंज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, कि नॉर्मल हेड सर्कमफ्रेंस बेबी का कितना होता है। ठीक है, तो नॉर्मल जो हेड सर्कमफ्रेंस है वो कितना होता है, नॉर्मल हेड सर्कमफ्रेंस होता है अपना 33 से 34। ठीक है, अब एक होता है अपना चेस्ट सर्कमफ्रेंस। चेस्ट सर्कमफ्रेंस, ठीक है, चेस्ट सर्कमफ्रेंस नॉर्मल कितना होता है, ध्यान रखिएगा। नोट मैं बहुत ही शानदार आपको एक इक्वेशन बता रहा हूं जो बहुत सारे इक्वेशन सोल्व कर देगी। ठीक है, नॉर्मल कितना होता है चेस्ट सर्कमफ्रेंस, 30 से लगाकर 33 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ये कि इसमें दो क्वेश्चन होंगे कि जन्म के समय कंपैरिजन करें हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस में, क्या होगा, हेड सर्कमफ्रेंस ज्यादा होगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है कि हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस ये इक्वल कब होंगे, किस उम्र में जाके इक्वल होंगे, है ना, जिसका अनुपात 1:1 होगा, या ये कब होंगे 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, है ना। मतलब ऐसा कौन सा एज आएगी, ऐसा कौन सा दिन आएगा, ऐसा कौन सा साल आएगा जब हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो बराबर कब होंगे ये, बराबर होंगे ये, पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ 45 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस। ठीक है, ये बराबर कब होंगे, ये बराबर होंगे अपने 1 साल की एज में। देख लीजिएगा, हेड सर्कमफ्रेंस चेस्ट सर्कमफ्रेंस 1 साल पर दोनों क्या होंगे, 45 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन में अब तो आपको आ ही गया होगा। ठीक है, क्या क्या पूछ रहा है ये, 8 मंथ 6 मंथ 12 मंथ और 4 मंथ। ये क्या पूछ रहे हैं, 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर कब होगा, 1 साल पे होगा। ये रहा 12 मंथ 1 ईयर। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलते हैं आगे। कैपुड सक्सिडेनम इज, अब कैपुड सक्सिडेनम इज किसे कहते हैं, कैपुड सक्सिडेनम इज देखते हैं किसे कहते हैं। एक होता है कैपुड सक्सिडेनम, ठीक है, और एक होता है अपना सिफेल हिमेटोमा। सिफेल हिमेटोमा, ठीक है, और एक हो गया अपना कैपुड सक्सिडेनम। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि किसे कहेंगे, बर्थमार्क या स्वेलिंग ऑन द बॉडी या कलेक्शन ऑफ फ्लूइड अंडर द स्कल्प और कलेक्शन विल नॉट क्रॉस द सुचर लाइन। अब ये चारों में से कौन सा कथन कैपुड सक्सिडेनम के लिए सत्य है। तो अपन को पहले तो काटना है, बर्थमार्क तो होगा नहीं। अगर किसी के ये दिक्कत होगी जन्म के समय कैपुड सक्सिडेनम या सिफेल हिमेटोमा, तो वो बर्थमार्क नहीं है, वो एक अबनॉर्मलिटी है जन्म के समय, है ना। अब क्या हो रहा है, ये पूछ रहे हैं स्वेलिंग ऑन द बॉडी, बॉडी पर भी स्वेलिंग नहीं होंगी, ऐसा अपन को काटता चलना है ताकि अपना जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, अब बचे हैं दो, ये दोनों किससे रिलेटेड हैं, कैपुड सक्सिडेनम और सिफेल हिमेटोमा से। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ फ्लूइड अंडर द स्कल्प, अब इन दोनों में से एक में तो कलेक्शन किसका होगा, फ्लूइड का होगा, और एक में किसका होगा, ब्लड का होगा। यहां पर आ रहा है सिफेल हिमेटोमा, जहां हिम वर्ड आ जाए वो किससे रिलेटेड करेगा, ब्लड से। तो ये जाहिर है ये बचा कौन, फिर फ्लूइड बचा है। ठीक है, अब अपना क्लियर हो गए हैं ये वाला कि कलेक्शन ऑफ फ्लूइड अंडर द स्कल्प। अब स्कल्प के अंदर फ्लूइड है तो वो क्या कहलाएगा, सिफेल कैपुड सक्सिडेनम,
ठीक है, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, ठीक है, और इसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ब्लड या एक्युमुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। अब ये बचा है अपना, ये तीसरा हो सकता है, अभी अपन क्लियरली चल रहे हैं, अभी तीसरा हो सकता है। चौथा क्या है, स्वेलिंग विल नॉट क्रॉस द सुचर लाइन। इसमें क्या है, स्वेलिंग है जो सुचर लाइन को क्रॉस नहीं करती है, ठीक है, लेकिन कैपुट सक्सेशन में क्या होता है, क्रॉस करती है, कैन बी क्रॉस, और इसमें हो गया डोंट क्रॉस। ठीक है, तो यह भी नहीं होगा फिर, ठीक है। जो बच्चा अपना कौन सा, तीसरा, यही होगा फिर, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड अंडर द स्कल्प, के स्कल्प के अंदर कलेक्शन का फ्लूइड होना क्या कहलाएगा, कैपुट सक्सेडेनम, ठीक है। अब क्या हो रहा है, कई बार क्वेश्चन आता है कि इट रिजॉल्व विद इन कैपुट सक्सेडेनम। कैपुट सक्सेडेनम रिजॉल्व कब होता है ना, कैपुट सक्सेडेनम रिजॉल्व कब होता है, ये कैपुट सक्सेडेनम रिजॉल्व होता है 4 डेज या 72 to 96 ओवर। अगर होवर्स में पूछ ले तो ये रेंज होनी चाहिए, और अगर दिन में पूछ ले तो ये रेंज होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपको रिजॉल्व किसका पूछ ले, सिफेल हेमेटोमा का, ध्यान रखिएगा, अपन एक एमसीक्यू में 4-5 एमसीक्यू डिस्कस करना है, तो इससे आपका काफी कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सिफेल हेमेटोमा कब होगा, आफ्टर फ्यू डेज। इसमें एक फिक्स्ड आइडिया नहीं है, बस आफ्टर फ्यू डेज में मीन्स 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, है ना, बहुत फ्यू डेज में क्या होगा, ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन था कैपुट सक्सेडेनम इज, तो क्या है, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड अंडर द स्कल्प, बर्थ मार्क होगा नहीं, स्वेलिंग होगा नहीं, ठीक है, स्वेलिंग नॉट क्रॉस भी ये होगा नहीं, बच्चा कौन सा, ये। और ये रिजॉल्व कब होता है, अपना आप ठीक कब होता है, 72 से 96 आवर्स या 4 दिन के भीतर, और सिफेल हेमेटोमा जो कब है, 4 डेज के अंदर या फ्यू डेज के अंदर क्या होगा, ये ठीक हो जाएगा। चलते हैं अपन एक शानदार क्वेश्चन, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया ऑफ न्यूबॉर्न, व्हाट शुड बी गिवन। हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर, हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर होता क्या है, ये पहले आप ये क्वेश्चन समझिए। आप क्वेश्चन को समझ लिया तो आप आराम से आंसर दे पाएंगे। अगर क्वेश्चन नहीं समझे, अगर आपने क्वेश्चन को गलत समझ लिया, तो आप क्वेश्चन को पूरा क्या कर लेंगे, गलत समझ लेंगे और सही आंसर नहीं दे पाएंगे। हाइपो मीन्स क्या होता है, डिक्रीज या कमी, ठीक है, और ग्लाइसीमिया मीन्स क्या हो गया, ग्लूकोज, ग्लूकोज की कमी, है ना। अगर न्यूबॉर्न के अंदर ग्लूकोज की कमी है तो व्हाट शुड बी गिवन, अपन क्या देंगे बच्चे को, न्यूबॉर्न को अपन क्या देंगे, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है कि कई बार बच्चे इसको सही नहीं कर पाते हैं, और मैंने ये स्पेशल यहाँ पे नोट कर रखा है। ये जो क्वेश्चन है आरपीएससी के राजस्थान ट्यूटर एग्जाम में 2012 में आ चुका है। आरपीएससी के राजस्थान ट्यूटर 2012 में ये क्वेश्चन आ रखा है कि अगर किसी न्यूबॉर्न को हाइपोग्लाइसीमिया है तो व्हाट शुड बी गिवन, अपन उसको क्या देंगे, न्यूबॉर्न है, न्यूबॉर्न है मीन्स क्या है, न्यूबॉर्न EBS। अब आप सोचोगे ये नई कौन सी बला है, बला नहीं है, आप सभी जानते हैं, इसका नाम है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, EBF, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। और ये कब दी जाती है, जन्म पर, न्यूबॉर्न को जन्म से लगाकर टिल 6 मंथ, 6 महीने तक माँ का दूध ही देना है, इसके अलावा बाहर से कुछ नहीं देना है, ठीक है, पानी वगैरह कुछ नहीं देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि अपन बच्चे को हनी दे क्या, हनी से दे दे क्या, वाटर दे दे क्या, ग्लूकोज और जूस, ठीक है। अपना कॉन्सेप्ट कहता है कि बच्चे को 6 माह तक कुछ भी नहीं देना है, तो हनी देंगे नहीं, वाटर देंगे नहीं, जूस देंगे नहीं, क्योंकि ये तो सब मुंह ओरली देंगे, आईवी तो दे नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये तो अपन ओरली देंगे ही नहीं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। बच्चा कौन, ग्लूकोज, ग्लूकोज अपन देंगे आईवी से, आईवी लेन के द्वारा, ठीक है। ग्लूकोज देंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये डिक्रीज है जो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जो बेबी है हाइपोग्लाइसीमिया वाली कंडीशन से रिकवर हो जाएगा,
ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर भी बच्चे गलत करते हैं, पता नहीं क्यों आते हैं। और इतना इजी क्वेश्चन है कि ये आरपीएससी के अंदर ट्विटर के एग्जाम में भी आ चुका है। चलते हैं आगे। एपिनिया कैन बी प्रिवेंटेड। एपिनिया, एपिनिया है ना, जहां ए वर्ड आ जाए वो कहीं ना कहीं एब्सेंट या डिफिकल्टी को दर्शाता है। ठीक है, पिनिया ब्रीथिंग, ठीक है, तो एपिनिया ब्रीथिंग में ये जो सांस लेने में दिक्कत आ रही है या सांस नहीं है तो अपन उसको कैसे बचाएंगे। एपिनिया ने बच्चा एपिनिया जाए नहीं है ना, एपिनिया कैन बी प्रिवेंटेड, कैसे बचाएंगे बच्चे को। ये चाइल्ड है, बच्चा है, न्यूबॉर्न है, उसको एपिनिया से जाने से बचाना है। क्या क्या प्रिवेंशन करेंगे अपन देख लीजिएगा। स्टिमुलेटिंग द बेबी, बेबी को स्टिमुलेटिंग करेंगे, रब करेंगे, है ना। फिर और क्या क्या है, मेंटेनिंग एयरवे, एयरवे क्या करेंगे अपन, मेंटेन करेंगे, है ना। वेंटिलेशन, बेबी को क्या करेंगे, वेंटिलेटर करेंगे। ये तीनों एकदम करेक्ट हैं। ये तीन से अपन क्या कर सकते हैं, बेबी को प्रिवेंट कर सकते हैं, किससे, एपिनिया से कर सकते हैं। तो अपना जो राइट आंसर हो गया ऑल अबाउट द, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। ओम्फलाइटिस इज, जिस वर्ड के पीछे मैं बार बार दोहरा रहा हूं ITIS आ रहे हैं, वो किसे इंडिकेट करेगा, इंफ्लामेशन, इंफ्लामेशन और इन्फेक्शन। इंफ्लामेशन और इन्फेक्शन को क्या करेगा, ये इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो अपन एक एक करते हैं। अपन जानते हैं कि फेरिंग्स का में अंदर इन्फेक्शन होना वो क्या कहलाता है, फेरिंजाइटिस। ठीक है, आई का स्पेशल होता नहीं है, आई के अंदर होता है, जैसे कंजेनाइटिस हो गया, है ना, या नियोनेटल ऑप्थर्मिया हो गया। ठीक है, तो आई भी होगा नहीं। और ईयर का भी कुछ होता नहीं, ईयर में जो डिसऑर्डर होता है वो क्या, ओटाइटिस मीडिया हो गया। ठीक है, ये सर होते हैं इसमें इन्फेक्शन। तो बच्चा कौन सा, अम्बिलिकल कॉर्ड, तो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन होना क्या कहलाता है बच्चों, ओम्फलाइटिस। Oxygenate blood enter the fetal circulation from umbilical vein via, umbilical vein द्वारा फीटल के अंदर ऑक्सीजन ब्लड कैसे जाता है वो अपन करेंगे डिस्कस। तो अपन को सीधे क्वेश्चन ऑप्शन देखना है। यहां पर आ रहा है हेपेटिक वेन, हेपेटिक वेन जो कि क्या होगा, होगा नहीं, ये ब्लड कैरी नहीं करता है। ठीक है, अब ब्लड कैरी कौन करता है, वेन या आर्टरियोसिस। तो आपको जो क्वेश्चन क्लिक करना है, डक्टस वेनोसिस। 70 से लगाकर 80% क्या होता है इसमें, ऑक्सीजन होता है, जो कि अम्बिलिकल वेन किससे कनेक्ट होती है, लीवर से। लीवर से मैं बता रहा हूं, देखो ये लीवर से कनेक्ट होके फिर ये जाएगी, ये आईवी से कनेक्ट होगी, इसको बोलते अपन डक्टस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो वेनोसिस वाला पार्ट है वो क्या है, ऑक्सीजन ब्लड कैरी करेगा। ठीक है, आर्टियोल वाला नहीं करेगा, क्योंकि आर्टियोल वाला धीरे धीरे आते आते वो लेस ऑक्सीजन हो जाएगा और वापस चला जाएगा ऑक्सीजन लेने। ठीक है, अपन इसको अलग से फिटल सर्कुलर डिस्कस करेंगे क्लासों में। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना सोच लीजिएगा कि एक्सेप्शन है कि अपन फिटल सर्कुलेशन में आर्टरी के अंदर तो होता है डीऑक्सीजनेटेड और वेन के अंदर होता है ऑक्सीजनेटेड, तो डक्टस वेनोसिस है ना, इसका राइट आंसर होगा। चलता आगे। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न के अंदर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट क्या होती है, आप सभी को आना चाहिए। ठीक है, तो आप बताइए नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट क्या होगी बच्चों के अंदर। ठीक है, अगर रेस्पिरेटरी रेट 60 और 100 से हैं तो वो क्या कहलाएगी, ट्रेडिपिनिया। एक होता है ट्रेडी, एक होता है ब्रेडी। ठीक है, ट्रेडी का मीन्स होता है फास्ट या अधिक, ब्रेडी का मीन्स होता है कम।
स्लो। ठीक है, अब अगर यहां पर बात रेस्पिरेटरी की हो रही है तो अपन वहां पर कर देंगे पिनिया, और अगर बात हार्ट की हो रही है, कार्डिक की हो रही है, तो अपन कर देगा कार्डिया, टेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर न्यूबॉर्न के अंदर रेस्पिरेटरी रेट अगर 10 से 16 है, जो कि कम है, पहले तो अपन नॉर्मल देख लेते हैं, क्वेश्चन का आंसर अपन दे देते हैं। आंसर राइट होगा इसका 60 से लगाकर 40 से लगाकर 60 ब्रीथ पर मिनट नॉर्मल। एक बच्चे के अंदर रेस्पिरेशन की क्षमता होती है, वो 1 मिनट के अंदर 40 से 60 ब्रीथ श्वासन लेता है। ठीक है, अब अगर इससे कम है, 40 से अगर कम है तो वो कहलाएगा ब्रेडिपिनिया, और अगर 60 से ज़्यादा है ना, 60 से 100, तो वो कहलाएगा टेडिपिनिया। ठीक है, चलते आगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो अपना 40 से 60 ब्रीथ पर मिनट। इन्फेंट इज ए पीरियड फ्रॉम, इन्फेंट इज ए पीरियड फ्रॉम। अब इन्फेंट का पीरियड क्या होता है? बहुत ही शानदार सवाल है। इन्फेंट का जो पीरियड है वह क्या होता है? ठीक है, उससे पहले अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करते हैं, अपन पीरियड देख लेते हैं, है ना। पीरियड चलता है अपन 0 से लगाकर 28 दिन, इसको कहते हैं अपन नियोनेट। 0 से लेके 28 दिन के बच्चे को कहते हैं अपन नियोनेट। अब इसको करता है अपन डिफ्रेंशिएट, 0 से 7 और 8 से 28। ठीक है, तो 0 से 7 तो अपन कहते हैं उसको अर्ली नियोनेट, और 8 से 28 दिन वाले बच्चे को अपन कहते हैं लेट नियोनेट। ठीक है, फिर 28 दिन से लगाकर 28 डेज टू 1 ईयर, इसको अपन बोलते हैं इन्फेंट पीरियड। इसको अपन क्या बोलते हैं? इन्फेंट पीरियड। और 1 ईयर से लगाकर 1 to 3 ईयर, 3 ईयर को अपन बोलते हैं टोडलर एज या टोडलर पीरियड। ठीक है, फिर 3 to 6 ईयर, 3 to 6 ईयर में 3 to 6 ईयर प्री स्कूल गोइंग एज, फिर 6 to 12 ईयर स्कूल गोइंग एज, और 12 ईयर से एडोलसेंट एज। ठीक है, चलते हैं अपन क्वेश्चन में। क्वेश्चन में अपन चलते हैं, क्वेश्चन में अपन चलते हैं, क्वेश्चन में अपन चलते हैं कि इन्फेंट इज पीरियड फ्रॉम, है ना। इन्फेंट इज पीरियड फ्रॉम, इन्फेंट का जो पीरियड है वो कितना होता है? अब देखो क्वेश्चन में ट्रिकी दे रखा है, ट्रिकी दे रखा है। एक दे रखा है 28 दिन से लगाकर 1 साल, एक 0 से लगाकर 1 साल, और एक दे रखा है 3 से 6 और 6 से 2 साल। तो अपन को जैसा हम जानते हैं इन्फेंट एज क्या होती है? 1 साल तक होती है। ठीक है, अपन को ये 2 तो क्रॉस ही करने हैं, 3 से 6 और 2 से 6। अब हो रहा है कंफ्यूजन, बच्चे होते हैं कंफ्यूजन कि 28 दिन से लगाकर 1 साल वाले बच्चों को इन्फेंट बोलेंगे या 0 से लगाकर 1 साल वाले बच्चों को बोलेंगे इन्फेंट। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर एग्जामिनर में एग्जाम अगर ये ऑप्शन आ जाएंगे, ये ऑप्शन आता है तो आपको यही क्लिक करना है, ये करेक्ट कंडीशन है, इसको बोलता पर इन्फेंट। अगर ये कंडीशन नहीं है, इसकी जगह ये आ जाए 6 to 12 ईयर, फिर ऑप्शन में बचता है 0 से 1 ईयर, तो इसको आप फिर आप इसको प्रायोरिटी दोगे। अगर ऑप्शन में यही दोनों हो तो आप इसको एक को प्रायोरिटी दोगे, अगर ये 2 में से एक कोई भी हो तो उसको प्रायोरिटी देना है। तो इन्फेंट एज जो होती है 28 दिन से लगाकर 1 साल, तो अपना ऑप्शन जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये ऑप्शन नहीं है ना, इसकी जगह हो जाएगी 6 से 12 साल, तो फिर अपन को ये वाला क्लिक करना है। बस आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर लोगे। ठीक है, चलते आगे। ठीक है, चलते अपन अब अगला क्वेश्चन, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया आगे दे रखा है हीमो, आगे दे रखा है हीमो। अब देखो चाहे हीमो वर्ड आ जाए, चाहे हेम आ जाए, चाहे हीम आ जाए, या सीमे आ जाए, या सी आ जाए ना, ये सारे किसको इंडिकेट करेंगे? ब्लड को। कोई कंफ्यूजन इसमें आपको नहीं होना चाहिए बच्चों।
सारे के सारे ये किसको इंडिकेट करेंगे, ब्लड को करेंगे या ब्लड को इंडिकेट करेंगे, डिनोट करेंगे। ठीक है, अब सीधा सिंपल सवाल है, हीमोफीलिया क्या है, किसका डिसऑर्डर है। अब कार्डिक का तो होगा नहीं, रेस्पिरेटरी का तो होगा नहीं, इंडोक्राइन होगा नहीं, तो बचा कौन सा, हीमोकोगुलेंट। बस अपना जो राइट आंसर है वो हो गया बी। ठीक है, अपना अगला सवाल है कंटेंट ऑफ ओआरएस। जो ओआरएस का जो कंटेंट है वो क्या होता है, ओआरएस का कंटेंट क्या होता है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए कि ओआरएस का कंटेंट क्या होता है, ओआरएस के फायदे क्या क्या होते हैं, ये सभी आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा कि ओआरएस किससे मिलके बना है। ठीक है, ये सारे आपको देखने होंगे। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है आपके पास, NaCl, KCl और H2O, या NaCl, KCl, सोडियम सिट्रेट या H2O या ग्लूकोज। ठीक है, या NaCl, MgCl12 या H2O ग्लूकोज, NaCl, KCl, Mg12 या ग्लूकोज। अब अगर आपको ने कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको याद है, अगर ये तो आपको याद करना होगा, इसकी उस और ट्रिक होती नहीं है ना। ओआरएस है जो आपके पास बहुत बार हाथों में आता है जाता है, कृपया देख लीजिएगा। रूटीन में रहोगे, अगर आप रूटीन में काम करते रहोगे तो आपको ये फॉर्मूला भी याद होगा। तो याद करना पड़ेगा आपको, सीधा साधा याद करना पड़ेगा। ग्लूकोज में कंटेंट क्या क्या होता है, NaCl होता है, KCl होता है, सोडियम सिट्रेट होता है, H2O होता है और ग्लूकोज होता है। ये सारे किसके कंटेंट होते हैं, ओआरएस के अंदर। ठीक है, इसका राइट आंसर ये है, नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और बनता है, ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया में कौन काम आता है, राइट आंसर क्या है, ओआरएस। ठीक है, चलते हैं आगे। साइन एसोसिएटेड विद द फीवर एक्सेप्टेड। ये जो साइन है ना, टेडिकार्डिया, टेडिपिनिया, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट और डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट, ये किससे किससे क्या करेंगे, इंडिकेट करते हैं या किससे संबंध रखते हैं। अब इसने संबंध भी बता दिया कि फीवर से संबंध कौन कौन रखता है। ये जो है फीवर से कौन कौन संबंध रखता है और कौन कौन नहीं रखता है। फीवर को डिस्कस कर लीजिएगा। बॉडी में फीवर होगा तो क्या होगा, पेन होगा, और पेन होगा तो क्या होगा, बॉडी में पल्स रेट क्या होगी, इंक्रीज होगी। और क्या इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, रेस्पिरेशन इंक्रीज होगा। रेस्पिरेशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा। कार्डियक आउटपुट अगर इंक्रीज होता है तो और क्या होता है, इंक्रीज कार्डियक रेट इंक्रीज होगी, है ना। तो कहीं ना कहीं फीवर जो बॉडी में आता है तो बॉडी के सारे जो फंक्शन है वो क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, ये सारे जो फंक्शन है क्या वो इंक्रीज कर देगा। ठीक है, अब टेडिकार्डिया, टेडिपिनिया और इंक्रीज कार्डियक आउटपुट मैंने बता दिया आपको। जहां पर टेडी वर्ड आ जाए, टेडी, वो किसका डिनोट करेगा, इंक्रीज को। ठीक है, तो टेडिकार्डिया, यहाँ पर जो पल्स रेट है वो क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। ठीक है, जो 160 से ज़्यादा हो रही है। ठीक है, क्यों अपन बात कर रहे हैं, न्यूबॉर्न की बात कर रहे हैं या इन्फेंट या बच्चे की बात कर रहे हैं। ठीक है, और टेडिपिनिया श्वसन रेट भी ज़्यादा हो रही है, 100 से ज़्यादा, 60 ज़्यादा हो रही है। इंक्रीज कार्डियक मतलब कहीं ना कहीं इंक्रीज ही हो रहा है, एकमात्र यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये किसको डिनोट नहीं करेगा, फीवर को डिनोट नहीं करेगा। तो ये तीन जो संबंध है किससे रखेंगे, फीवर से रखेंगे। तो जब यहाँ पर क्या पूछा, एक्सेप्ट, कि इनमें से कौन है जो फीवर से संबंध नहीं रखता है, तो कौन नहीं रखता है, डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट। राइट आंसर होगा डी। चलते हैं, व्हाट आर द फुल फॉर्म ऑफ IMNCI। IMNCI की फुल फॉर्म क्या है, अक्सर एग्जाम को लेके क्वेश्चन आ चुके हैं। तो IMNCI की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ neonatal एंड चाइल्डहुड इलनेस। बस नोट कर लीजिएगा कि ये कि
IMNCI की फुल फॉर्म क्या होती है? IMNCI की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। ये क्या होती है? IMNCI की फुल फॉर्म होती हैं। ठीक है साथियों, और अपन कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो अपन देख लेते हैं। बच्चों के अंदर HB लेवल कितना होता है? न्यूबॉर्न के अंदर HB लेवल, क्वेश्चन आ जाए, HB लेवल न्यूबॉर्न के अंदर कितना होता है? 18 से 20 ग्राम पर DL। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चों के अंदर अगर आपको प्लेटलेट पूछ ले, प्लेटलेट कितनी होती है न्यूबॉर्न के अंदर? 3.5 लाख मिलियन क्यूब। ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं और अपन एक डिसऑर्डर देख लेते हैं। स्किन कलर, अपन देखते हैं स्किन कलर। न्यूबॉर्न के अंदर स्किन कलर क्या होना चाहिए? होना चाहिए पिंक। पिंक होगा तो बच्चा क्या होगा? नॉर्मल होगा। और पिंक ना होके क्या हो रहा है? ब्लू हो रहा है तो क्या होगा? अब नॉर्मल होगा। ठीक है, सारे ये जो MCQ हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में ये 100% आएंगे। ठीक है, और अपन देख लेते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से, वो भी अपन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, जन्म के समय बच्चों को कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है? एट द बर्थ, बार बार क्वेश्चन में आ रहा है एट द बर्थ। एट द बर्थ हेपेटाइटिस B, PCG और पोलियो की 0 डोज। हेपेटाइटिस B को 24 घंटों के अंदर लगाना जरूरी है, 24 घंटे के बाद नहीं लगाना है। ठीक है, और डोज क्या होगी? 0.5 ml रूट होगा IM। ठीक है, BCG जो क्या होता है, इसकी जो डोज होती है 0.05 ml। ठीक है, ये भी बच्चों को 28 दिन के अंदर, है ना, 28 दिन से अगर ज़्यादा हो तो फिर आपको 0.1 ml लगाना है। ठीक है, और पोलियो की जो 0 डोज है वो अपन को 15 दिन के अंदर 2 बूंद जिंदगी की ओरली देनी है। ठीक है, और इसमें जो BCG जो होगा वो होगा ID, रूट होगा ID। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, अपन एक और कल पीरियडिक्स के क्लास में लाएंगे, इसमें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, यही देख लीजिएगा, एग्जाम में यही आएंगे। अगर किसी ने अभी तैयारी नहीं की है तो देख लीजिएगा, सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है, अपन और MCQ लेके आएंगे, आप डिस्कस करते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।